हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने एससी एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है मेमोरी और पार्ट है 3। दो पार्ट हमने पहले पढ़ लिए हैं, जिनमें मेमोरी की एक तो फुल फॉर्म होती है, उनकी बात की थी। दूसरे मेमोरी के प्रकार होते हैं, मेमोरी की मापों की इकाई होती है, उनकी बात की थी। तो आज सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मेमोरी को। और मेमोरी को मैं सबसे पहले आपको एक डायग्राम बना के समझा रहा हूँ कि सीपीयू में कौन सी मेमोरी कहाँ स्थित होती है। तो देखिए, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ये होता है अपना, ये है अपना सीपीयू। क्या हो गया? ये सीपीयू में अपना स्टार्ट बटन, ये पिन, ये हो गया सीपीयू। अब सीपीयू का पूरा नाम तो बताइए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू के नीचे जो मेमोरी पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है? रजिस्टर। कौन सी होती है भाई? रजिस्टर मेमोरी। सीपीयू के जस्ट आगे जो मेमोरी पाई जाती है वो कौन सी होती है? कैश मेमोरी। कौन सी होती है? कैश मेमोरी। अब देखो, कैश के आगे जो मेमोरी पाई जाती है वो कौन सी होती है? रैम। कौन सी होती है? रैम होती है। अब रैम के आगे जो मेमोरी पाई जाती है वो कौन सी होती है? हार्ड डिस्क। कौन सी होती है? हार्ड डिस्क। अब देखो, सबसे पहले तो मेमोरी की स्थिति पता होगी कि सीपीयू होता है। सीपीयू की खुद की जो इंटरनल मेमोरी होती है वो कौन सी होती है? रजिस्टर होती है। कौन सी मेमोरी होती है? रजिस्टर मेमोरी होती है। सीपीयू के बराबर जस्ट आगे जो मेमोरी पाई जाती है वो कौन सी होती है? कैश मेमोरी। कैश के आगे रैम। रैम के बाद में हार्ड डिस्क होती है। अब देखो, यहाँ से एक चीज और समझना, यहाँ से एक बार बहुत सी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कैश मेमोरी पाई जाती है वो किन दो मेमोरियों के बीच, किन के बीच में पाई जाती है? तो आपका आंसर क्या होगा भाई? सीपीयू और रैम। किन के बीच में पाई जा रही है? देखो, सीपीयू और रैम के बीच में जो मेमोरी पाई जा रही है वो कौन सी है? कैश मेमोरी। ठीक है। अब देखो, यहाँ से एक चीज और समझना भाई, ये कौन सी मेमोरी है? हार्ड डिस्क। कौन सी है? हार्ड डिस्क। ये मतलब कौन सी मेमोरी का भाग है? तो ये है सेकेंडरी मेमोरी। किस मेमोरी का प्रकार है? सेकेंडरी मेमोरी का ही तो प्रकार है। ये जो रैम है, रैम किसका प्रकार है? प्राइमरी मेमोरी का। किसका है? ये प्राइमरी मेमोरी का प्रकार है। अब मेरे को ये बताओ कि जो भी सॉफ्टवेयर होता है हमारे कंप्यूटर में, यानी कोई भी प्रोग्राम होता है, कोई भी सॉफ्टवेयर होता है, वो हम स्टोर करते हैं कंप्यूटर में, तो वो कहाँ स्टोर होता है? हार्ड डिस्क में होता है। कहाँ पर होता है भाई? हार्ड डिस्क में। यानी कोई भी सॉफ्टवेयर होता है वो किस में स्टोर होगा? वो हार्ड डिस्क में स्टोर होगा। होता है या नहीं होता है? अब एक बात बताओ यहाँ से कि किसी भी सॉफ्टवेयर को हम चलाते हैं यानी ओपन करते हैं, तो ओपन करने के बाद में कहाँ चलता है? रैम पे चलता है। कहाँ चलता है? रैम पे चलता है। अब देखो, यहाँ पर सॉफ्टवेयर था, हमने उसको ओपन किया, ओपन करते ही वो कहाँ गया? वो आ गया रैम पर। कहाँ गया? रैम पे चलेगा। तो एक क्वेश्चन ये बनता है कि सेकेंडरी मेमोरी से निर्देशों को प्राइमरी मेमोरी तक लाने का जो काम होता है वो कौन करता है? भाई, निर्देश होते हैं, यानी कोई भी निर्देश, कोई भी डाटा, कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी प्रोग्राम होता है वो किस में स्टोर होता है? वो आपकी हार्ड डिस्क में स्टोर होता है। हार्ड डिस्क कौन सी मेमोरी का प्रकार होती है? सेकेंडरी मेमोरी का प्रकार होती है। जब उस प्रोग्राम को हम चलाएंगे तो वो किस पे चलेगा? रैम पे चलेगा। अब रैम पे चलता है तो उस प्रोग्राम को रैम पर लाने का जो काम है वो कौन करता है? तो आपका करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन करता है? ऑपरेटिंग। ओएस का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा है। कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। अब चलो ठीक है, इतनी बात हो। अब हमें पता है कि कंप्यूटर में कोई भी प्रक्रिया होती है उसका निर्धारण कौन करता है भाई? सीपीयू करता है। यानी कंप्यूटर में जो भी काम होता है सोचने समझने या कुछ करने का, तो वो कौन करता है? सीपीयू करता है आपका। तो अब रैम पे चलेगा तो निर्देशों को सीपीयू तक, यानी रैम से निर्देशों को सीपीयू तक पहुंचाने का काम कौन करता है? भाई, सबसे पहले बात हुई थी कि सेकेंडरी मेमोरी में आपके जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो स्टोर होते हैं। सही बात है। अब सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होते हैं तो सेकेंडरी मेमोरी में सबसे ज्यादा बड़ी स्टोर करने वाली जो युक्ति होती है, सबसे ज्यादा डाटा स्टोर करने वाली जो युक्ति होती है वो कौन सी होती है? हार्ड डिस्क होती है। भाई, हार्ड डिस्क में स्टोर हो गया। अब हार्ड डिस्क से हम ओपन करेंगे किसी भी सॉफ्टवेयर को, चलेगा रैम पे। तो रैम पे चला तो हार्ड डिस्क से रैम पर लाने का जो काम करता है वो कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। अब निर्देशों को रैम से सीपीयू तक लाने का काम कौन करता है? तो वो आपका करता है सीयू। कौन करता है? सीयू। और इस सीयू का पूरा नाम होता है कंट्रोल यूनिट। क्या होता है? कंट्रोल यूनिट। क्या होता है? कंट्रोल यूनिट होता है। अब देखो, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ लिया जाता है, या तो इस प्रकार से आपको पूछ लिया जाता है कि निर्देशों को हार्ड डिस्क से रैम में लाने का काम कौन करता है,
तो ऑपरेटिंग सिस्टम। या क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लिया जाता है कि सेकेंडरी मेमोरी से निर्देशों को प्राइमरी मेमोरी में लाने का काम कौन करता है? आपका आता है ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कौन बनता है, क्या बनता है कि निर्देशों को प्राइमरी मेमोरी से सीपीयू तक पहुंचाने का काम कौन करता है? तो वो करता है आपका सीयू, यानी कंट्रोल यूनिट करता है। इतनी बात तो हो गई। अब देखो यहाँ से सीयू से मैं और भी क्वेश्चन बना सकता हूँ कि कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र किसे कहा जाता है, क्योंकि कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र किसे कहा जाता है मेरा क्वेश्चन है। तो आपको ऑप्शन ये भी मिलेगा, सीयू भी मिलेगा, सीपीयू भी मिलेगा, मदरबोर्ड भी मिलेगा और कुछ भी मिलेगा। तो आपका आंसर क्या होता है? सीयू, कंट्रोल यूनिट। क्वेश्चन पूछ ले जाए कि देखो तीन क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट बनते हैं। एक क्वेश्चन की कंप्यूटर का मस्तिष्क, तो आपका सीपीयू। अगर घुमा के लैंग्वेज इसकी चेंज दे दे, कंप्यूटर का दिमाग, कंप्यूटर का ब्रेन, तो क्या आंसर होना चाहिए आपका? सीपीयू होगा। अगर क्वेश्चन पूछ ले जाए कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र या कंप्यूटर का नर्वस सिस्टम, तो आंसर होगा सीयू, कंट्रोल यूनिट। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाए कि कंप्यूटर की रीढ़ की हड्डी किसे कहते हैं, तो वहां पर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? मदरबोर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मदरबोर्ड। अब देखो इतनी बात हो गई। अब देखो रैम, भाई रैम क्या करती है कि जितना हमारे सबको पता है कि हम मोबाइल खरीदते हैं तो ऐसे नहीं बोलते क्या 232, 264, 464, 4128 होती है, नहीं थी उसमें क्या होती है भाई? 2 GB या 4 GB या 6 GB या 8 GB, तो क्या होती है? उसकी रैम होती है। और जो 64 GB 128 GB बोलते हैं वो क्या होती है? उसकी रोम होती है। रोम का मतलब क्या होता है? रोम में कुछ डाटा तो पहले से ही क्या होता है? स्टोर किया होता है और उसके बाद में और डाटा उसमें स्टोर कर सकते हैं। समझ गए कि? अब देखो इसमें यहां से मैं बात करूं कैश मेमोरी की, तो जो कैश मेमोरी होती है वो कैश मेमोरी कौन सी होती है? या तो देखो एक तो क्या होती है, कोई मेमोरी मतलब रैम होती है। रैम का मतलब क्या होता है भाई? डाटा को जल्द एक्सेस करना। क्या होता है? कोई भी डाटा चलता है, कोई भी प्रोग्राम चलता है, किस पे चल रहा है? रैम पे चल रहा है। अब मान लीजिए कि आपकी रैम धीमी गति से काम कर रही है, तो उसको बढ़ाने के लिए, यानी इस रैम और प्रोसेसर की गति को बढ़ाने के लिए इस कैश मेमोरी को लगवाते हैं। तो ये कहां लगती है? ये लगती है सीपीयू और रैम के बीच में। ठीक है। अब देखो बात आती है कि कैश मेमोरी का काम क्या होता है भाई? कौन से डाटा को स्टोर, कि यूजर जिन निर्देशों को बार बार उपयोग करता है वो डाटा कौन स्टोर करके रखती है? कैश मेमोरी। कि यूजर जिन निर्देशों का बार बार उपयोग करता है वो डाटा कौन स्टोर करके रखती है? कैश मेमोरी। अब देखो कैसे, जैसे मान लीजिए कि आपने एग्जांपल देके समझा रहा हूं कि आप मैसेज करते हो, व्हाट्सएप पर चैटिंग कर रहे हो, ठीक है। आप बार बार किसी को लिख रहे हो थैंक्स, थैंक्स लिख रहे हो, तो जैसे ही आपने टाइप किया TH, नीचे वाली पट्टी में पूरा नाम आ गया, थैंक्स स्पेलिंग आ जाती है पूरी, तो वो डाटा किस में फीड था? कैश में। जरूरी नहीं कि आपके व्हाट्सएप में ही हो, टेक्स्ट मैसेज होता है, गूगल होता है, यूट्यूब होता है, उसमें सर्च करते हो, सर्च करने से नीचे जो नाम आ जाते हैं वो सारे के सारे डाटा किस में होते हैं? कैश मेमोरी में स्टोर होते हैं। समझ गए? सीपीयू वाले पार्ट में मैंने सीपीयू से जितने भी बनने वाले क्वेश्चन थे, सीपीयू माइक्रो प्रोसेसर इसको पीसी में कहते हैं। और माइक्रो प्रोसेसर सबसे पहले कौन सा बना था, भाग का कौन सा बना था, सीपीयू के भाग कितने होते हैं, सबकी बात की थी। उसके बाद में आता है रजिस्टर। तो रजिस्टर कौन सी मेमोरी होती है भाई? सीपीयू की खुद की जो इंटरनल मेमोरी होती है वो कौन सी होती है? रजिस्टर होती है। रजिस्टर किसी भी मेन मेमोरी का हिस्सा नहीं होती है। रजिस्टर में जो डाटा स्टोर होता है, जिस स्थान पर होता है, कि रजिस्टर में जिस स्थान पर डाटा स्टोर होता है उसको क्या बोलते हैं? सेल कहा जाता है। क्या बोलते हैं भाई? सेल कहा जाता है। और सेल में जो डाटा होता है वो 0 और 1 के रूप में होता है। किस रूप में होता है? 0 और 1 के रूप में होता है। अब ये 0 और 1 क्या होता है? इसी को बोलते हैं कंप्यूटर की मूलभूत भाषा, कंप्यूटर की मशीनी भाषा, और इसे कहा जाता है बिट। क्या कहा जाता है? बिट। और बिट का जो पूरा नाम होता है वो क्या होता है? बाइनरी डिजिट। क्या होता है? बाइनरी डिजिट होता है। तो इतनी बात तो हमारी हो गई। चलो आगे स्टार्ट करते हैं अपना। उसके बाद में हम सबसे पहले लेते हैं प्राइमरी मेमोरी को। देखो थ्योरी के रूप में पढ़ेंगे आप, और थ्योरी में पढ़ेंगे तो थ्योरी में सबसे पहले हम प्राइमरी मेमोरी की बात करेंगे, और प्राइमरी मेमोरी के बाद में हम पढ़ेंगे प्राइमरी मेमोरी में भी सबसे पहले कौन सी मेमोरी आती है? रैम। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रैम को। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रैम। देखो रैम का पूरा नाम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या हो जाएगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब देखो रैम, रैम कौन सी मेमोरी होती है भाई? मैंने बताया था कि ये
अस्थायी मेमोरी होती है, अस्थायी मेमोरी होती है। अस्थायी का मतलब कि ये डाटा को क्या करती है, स्थायी रूप से स्टोर नहीं करती है। कुछ समय मतलब जैसे आपकी पावर सप्लाई चली जाती है, तो पावर सप्लाई जाने के बाद में क्या डाटा आपको, आप कंप्यूटर को फिर से स्टार्ट करते हो तो क्या आपने जो चला रखा था वो आपको वही मिल जाता है, स्क्रीन पर नहीं मिलता। आपको वापस सेकेंडरी मेमोरी में जाकर सॉफ्टवेयर को क्या करना है, ओपन करना होता है, उसके बाद में वापस वो रैम पे चलता है। तो ये कौन सी मेमोरी होती है, अस्थायी मेमोरी होती है। इससे कंप्यूटर की, इससे कंप्यूटर की बाय डिफॉल्ट, मेमोरी भी कहा जाता है। इसे कंप्यूटर की बाय डिफॉल्ट मेमोरी भी कहा जाता है। इसका मतलब होगा तात्कालिक। क्या होता है भाई, तात्कालिक। ठीक है, अब देखो इसे कंप्यूटर की बाय डिफॉल्ट मेमोरी भी कहा जाता है। इसका मतलब हो गया तात्कालिक। तीसरा पॉइंट क्या बनता है इसमें, यह एक वोलाटाइल, यह एक वोलाटाइल मेमोरी होती है, अब वोलाटाइल मेमोरी का मतलब क्या होता है कि ऐसी मेमोरी जिसमें क्या होता है, पावर सप्लाई चले जाने के बाद में डाटा क्या होता है, स्वतः ही डिलीट हो जाता है। क्या कि पावर सप्लाई पावर सप्लाई चली जाने के बाद स्वतः ही डाटा डिलीट हो जाता है। तो भाई रैम के जो सबसे पहला पॉइंट बना वो क्या बना कि रैम कौन सी मेमोरी होती है, ये अस्थायी मेमोरी होती है। और आपने देखा होगा कि आप सबसे पहले जो मोबाइल खरीदते हो उस मोबाइल में मान लीजिए सेम कंपनी के मोबाइल है और उनमें सिर्फ अंतर एक ही है, सेम कंपनी के मोबाइल है, सेम मॉडल है, उनमें अंतर सिर्फ इतना सा है कि उनकी मतलब रैम और रोम को, एक मोबाइल एक फोन है उसकी रैम है 232, दूसरा फोन है उसकी रैम है 464 या 4128 मान लीजिए। तो उसमें होता क्या है कि वो 4 GB तो क्या होती है उसकी रैम होती है और 128 GB क्या होता है उसका रोम होता है, और उसी के आधार पे क्या होता है उसका जो अंतराल होता है पैसों का, यानी सस्ता और महंगा। एक फोन का जो कम रैम और रोम होगी वो तो क्या होगा, सस्ता होगा, और जिसकी रैम और रोम अधिक होगी वो क्या होगा, महंगा होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें डाटा होता है भाई, कोई भी मान लीजिए आप सॉफ्टवेयर वगैरह चला, आप कोई भी प्रोग्राम ओपन करते हो तो ओपन कर रहे हो किस में चलेगा, रैम पे चलेगा, यानी जिसमें ज्यादा रैम होगी, ज्यादा रैम का स्पेस होगा, तो जितनी जल्दी क्या करेगा वह डाटा को एक्सेस करेगा और फास्टली काम करेगा। जिस मोबाइल की रैम और रोम कम होती है, रैम कम होती है, तो वो क्या करता है भाई, धीमे काम करता है, यानी धीमे चलता है और बीच बीच में क्या होने लगता है, हैंग होने लग जाता है। तो आपको मोबाइल वही खरीदना चाहिए जिसकी मतलब रैम रोम अच्छी हो, ठीक है ना। तो यही कहानी होती है इस रैम की। अब देखो रैम में सबसे पहला ये अस्थायी मेमोरी होती है। क्यों होती है मैंने बता दिया कि डाटा को अस्थायी रूप से स्टोर करती है, डाटा को स्थायी रूप से स्टोर नहीं करती है। तीनों पॉइंट सेम है, लेकिन आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज में किस प्रकार से मिल सकते हैं वो मैंने आपको बताया। दूसरा पॉइंट बनता है कि इसे कंप्यूटर की बाय डिफॉल्ट मेमोरी भी कहा जाता है। तीसरा पॉइंट बनता है ये एक वोलेटाइल मेमोरी होती है। कौन सी मेमोरी होती है, ये एक वोलेटाइल मेमोरी होती है। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है कि पावर सप्लाई चली जाने के बाद में, कि ऐसी मेमोरी जिसमें पावर सप्लाई चली जाने के बाद में डाटा स्टोर नहीं रहता, वो मेमोरी कौन सी होती है, वोलेटाइल मेमोरी कहलाती है। तो ये था आपकी रैम का कंसेप्ट। अब देखो आगे हम पढ़ते हैं कि रैम के प्रकार, टाइप्स ऑफ रैम की बात करते हैं।
रैम, टाइप्स ऑफ रैम। तो भाई टाइप्स ऑफ रैम में आपको पता है कि रैम के जो प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं। एक तो होता है एस रैम, कौन सा हो गया एस रैम। दूसरा जो होता है वो कौन सा होता है आपका डी रैम, कौन सा होता है डी रैम। तो ये एस रैम होता है, एस रैम की फुल फॉर्म क्या होती है स्टैटिक रैम, क्या हो जाएगी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डी रैम का पूरा नाम क्या हो जाएगा डायनेमिक रैम, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये किसका हो जाएगा डी रैम का पूरा नाम हो जाएगा। अब देखो दोनों में समझते हैं कि दोनों में अंतर क्या है, इनके अंतर को स्पष्ट करते हैं। तो हम दोनों को एक अंतर के माध्यम से समझते हैं कि दोनों में जो अंतर होता है वो क्या होता है डी रैम में और एस रैम में, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो एक साइड में लिखता हूं आपका डी रैम, इधर मैं लिख रहा हूं एस रैम, सॉरी इधर मैं लिख लेता हूं एस रैम को और इधर मैं लिख लेता हूं डी रैम को। बात एक ये चीज इधर ही, ठीक है। ये अपना हो गया डी रैम और ये हो गया अपना एस रैम। अब देखो सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म क्या बनती है एस रैम, वो मैंने करवा दी भाई। क्या बन जाती है इसकी, तो हो जाएगी स्टैटिक रैम। क्या बन जाएगी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसकी क्या बन जाएगी डायनेमिक रैम। अब देखो इतनी तो होगी। दूसरा पॉइंट इसमें क्या बनता है, यह है महंगी तथा तीव्र गति की मेमोरी होती है। यह महंगी तथा तीव्र गति की मेमोरी होती है। इसमें क्या बन जाता है, यह सस्ती तथा धीमी गति की मेमोरी होती है, बजाय भी इसके भाई एस रैम के। उसके बाद में इसमें तीसरा पॉइंट क्या बन जाता है, तीसरा पॉइंट इसमें क्या बन जाता है कि इसमें डाटा ट्रांजिस्टर पर स्टोर होता है। जबकि इसमें जो डाटा होता है वो कहां पर स्टोर होता है, इसमें डाटा कैपेसिटर पर स्टोर होता है। कहां पर होता है, कैपेसिटर पर डाटा स्टोर होता है। डाटा स्टोर होता है। इसमें तीसरा पॉइंट क्या बनता है भाई, इसे बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती। इससे क्या होती है भाई, इसे बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। अब देखो कि सबसे पहले हम बात कर रहे हैं दोनों में अंतर की, डिफरेंट की बात करें एस रैम और डी रैम। तो
एसरैम और डीरैम किसके प्रकार है? रैम के प्रकार है। तो देखो एसरैम का पूरा नाम होता है स्टैटिक रैम, डीरैम का पूरा नाम होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ईरैम का भी इसमें भी क्या हो जाएगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब देखो सबसे पहला पॉइंट क्या बनता है एसरैम में कि ये महंगी तथा तीव्र गति की मेमोरी होती है। मतलब क्या होता है कि ये इस डीरैम से तो क्या होती है? महंगी होती है, यानी मार्केट में आप जब खरीदते हो तो ये क्या मिलती है भाई? इस मेमोरी से महंगी मिलती है। और तीव्र गति का मतलब क्या होता है कि डाटा को बहुत जल्दी एक्सेस करती है, बजाय किसके? इस डीरैम के। मतलब डाटा को जल्दी एक्सेस करती है किसके? डीरैम के। और ये क्या होती है? थोड़ी सी धीमे एक्सेस करती है डाटा को, और ये मार्केट में इसकी एसरैम की तुलना में क्या होती है? सस्ती भी मिल जाती है डीरैम। हो गया 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या होता है कि एसरैम में जो डाटा स्थान, मतलब एसरैम में जिस स्थान पर डाटा स्टोर होता है उसको क्या बोलते हैं? ट्रांजिस्टर। क्या बोलते हैं? ट्रांजिस्टर। जबकि इस डीरैम में जो डाटा स्टोर होता है वो कहां पर होता है? कैपेसिटर पर स्टोर होता है। नंबर 2 बात होगी। तीसरी बात आती है कि एसरैम को बार-बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि इस डीरैम को बार-बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसको बार-बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है? तो आपको ऑप्शन में मिलते हैं पीरोम, ईपीरोम, एसरैम और डीरैम। तो आपका जो आंसर क्या होगा? वो होगा डीरैम। क्या हो जाएगा? डीरैम हो जाएगा। कि ऐसी कौन सी मेमोरी होती है जिसको बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है? तो वो आपकी मेमोरी होती है डीरैम। कौन सी होगी? डीरैम होगी। क्यों? क्योंकि इसमें जो डाटा होता है उस डाटा को मतलब एक्सेस है धीमी गति से तो ये काम करती है, तो उसमें डाटा को एक्सेस करने के लिए इस मेमोरी को क्या करना पड़ता है? बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। तो ये था आपका डीरैम। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।